अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सोलंकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस का वीज़ा आप लोगों ने कैसे लेना है, फ्रांस के वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और वो उनकी तरतीब आप कैसे करेंगे, वो सारी तफसील में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रांस के वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों ने कैसे फिल करना है, उसके लिए वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसके लिए वीडियो दूसरी अलग से बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो मैं डायरेक्ट आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, उनमें सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप ऑनलाइन फिल करोगे और अपने सिस्टम में डाउनलोड करोगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होना चाहिए। नॉर्मली इस पर ये लिखा होता है कि ये बंदा हमारे पास, ये इकामा नंबर है इसका और हमारे पास ये काम कर रहा है, जो भी पोजीशन होती है उसकी, उस पर काम कर रहा है और हम उसको 5,000 या 6,000 या 7,000 आप सैलरी ये ले रहा है हमसे, इतना सा लिखा होता है। वो काफ़ी नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा डिटेल से आप लिखें, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी नेशनलिटी हो गई, आप मैरिड हैं, आपका डेजिग्नेशन, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका इकामा नंबर, एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको जो ना दी जाती है कंपनी की तरफ से, और आपकी जो ना मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी भी लिख सकते हैं आप, एनुअल सैलरी भी लिख सकते हैं उसके अंदर। अगर आप एनुअल सैलरी लिखते हैं तो वो थोड़ा एक अच्छा सा अमाउंट बनता है और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सैलरी सर्टिफिकेट पे। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, जो कि ईयरली है, नॉर्मली सबका ईयरली होते हैं, कई कंपनियों में 2-2 साल का भी किया जाता है, लेकिन नॉर्मली 1 ईयर का होता है। और फिर आता है जी कॉन्ट्रैक्ट टाइप, वो आपका कौन सा है, वो जारी बात है ईयरली रिन्यू होगा आपका। पर्पज ऑफ ट्रेवल, टूरिज्म, आपने ये शो करना है अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो। ये डिटेल पूरी जो ना आपको उधर उसमें लिखनी होती है। ये आप लोगों ने कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट अगर चाहिए आपको, ये असल में ये पूरा डेटा जो है ना आपको प्रिपेयर करके खुद से एचआर वालों को प्रोवाइड करना होता है। फिर एचआर वाले उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई डेट गलत लिख ली है या जो ना आपकी सैलरी कैलकुलेशन जो आपने लिखी है वो गलत की गई है, वो आपको करेक्ट करके, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि ये आपकी क्लियर डिटेल जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जाती है। लेटर से आपकी कंपनी की विर्थ शो हो रही होती है वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो आपने किस तरह से उसके अंदर चीज़ें मेंशन करनी है। दूसरे नंबर उसके बाद फिर आता है आपका इकामा, जो कि आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना होगा। बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम जो है इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट 5 मंथ की आप लगाओ तो बेहतर है, मैंने 5 मंथ की लगाई है। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जो ना आपने जो आपका प्लान बना हुआ है, लेट सपोज आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, तो वो 1 हफ्ते की ही आपने जो है ना वो ट्रैवल इंश्योरेंस, ये ट्रैवल इंश्योरेंस पेड होती है और ये रिफंडेबल नहीं होती। उसके बाद होटल बुकिंग कंफर्म होगी, ये तो आपने जो ना पेड प्रॉपर्टी पे booking.com से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये फिर आपकी फ्लैट रिजर्वेशन, ये भी कोई आपको 100-150 रियाल के अंदर आप खुद ही जो ना घर बैठे ले सकते हो। और उसके बाद आपके जो पासपोर्ट हैं, जो भी उसके जहाँ पे स्टैम्प लगे हुए हैं, लेट सपोज अगर आपने कोई विज़िट किया हुआ है, ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, जो एक तो फ्रंट पेज हो गया आपका पासपोर्ट का, और उसके बाद जिस पे आपकी स्टैम्प लगी हुई, स्टैम्प मीन्स कि वो नहीं एग्जिट एंट्री वाली, वो नहीं कि आप यहाँ से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आए हो, वो स्टैम्प नहीं, वो स्टैम्प लगानी है जो जिस पे कोई वीज़ा जो ना आपका पेस्ट किया हुआ है, जैसे इजिप्ट का वीज़ा लगा हुआ है, थाईलैंड का लगा हुआ है या किसी और कंट्री का लगा हुआ है, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर वही जो ना पेज आपने कॉपी करके उसके जो ना वो कॉपी लगानी है। फिर आपका जी मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से, कहीं से भी हो, आपके अपने कंट्री से ही वो मैरिज सर्टिफिकेट आपको, जाहिर बात है अगर आपकी शादी हो गई है तो वो आपके पास होगा, उसकी जो ना कॉपी लगेगी। आपके बच्चे हैं तो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद आपकी कोई प्रॉपर्टी है इधर सऊदी अरब में, तो आपने वो भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। इन सारी डिटेल में, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई या जो ना बैंक स्टेटमेंट हो गई, या इन सारी डिटेल में ट्रैवल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर इनमें से आपको कोई मज़ीद जो ना कुछ इंक्वायरी आप लोगों ने करनी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना और किस तरह से आप लोगों ने ये सबमिट करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास होंगे, जब आप लेके वहाँ पे जाओगे VFS की ऑफिस में, वहाँ पे ऑफिसर को जब वो आपको जो भी आगे बैठा होगा आप उसको जब दोगे, तो वो फिर खुद अपने हिसाब से वो डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन करेगा या करेगी, जो भी वो होगा। वो उनमें से जो भी डॉक्यूमेंट उसको नहीं चाहिए होंगी वो आपको उस टाइम पे वापस कर देगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, वो फिर आप ले लेना। जैसे कि एक मैं मिसाल के तौर पे आप दे रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से जॉर्डन गया था, नहीं सॉरी जॉर्डन नहीं, मैं जॉर्जिया जब यहाँ से गया था, तो जॉर्जिया मेरे लिए जो था, मेरे पास सऊदी इकामा था, तो वो मेरे लिए वीज़ा फ्री कंट्री था। तो वहाँ पे मतलब कि कोई मेरी फ़ीस नहीं लगी थी जॉर्जिया में, तिबिलिसी में जब मैंने लैंड किया।
तो उन्होंने जस्ट मेरे पासपोर्ट पे एक जो है ना एंट्री की स्टैंप लगाई, और जब मैं वहाँ से निकला तो उसी सेम पेज पे उन्होंने एग्जिट की स्टैंप लगा ली थी। तो वो मेरे लिए वही मेरा वीज़ा बन गया, ठीक है ना। तो वो वीज़ा ऑफिसर मुझे वो पेपर जो था जॉर्जिया वाला वापस कर रहा था कि ये सिर्फ एग्जिट एंट्री की स्टैंप है, तो ये इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैंने इसको वापस रिटर्न कहा कि नहीं, ये वीज़ा ही है मेरा जॉर्जिया का, ये तबिलिसी की स्टैंप लगी हुई है इन आउट की, तो ये मेरे लिए वीज़ा ही है, तो लिहाजा ये आप उसको अंदर रखो उसके अंदर। तो फिर उसने देखा और वापस उसने वो मेरा जो पेपर था पासपोर्ट वाला वो उसने वापस उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। ये सारे मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स याद रखना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आप लोगों ने लाजमी रखने हैं। मेरे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे उस टाइम पे, जब मैं गया था तो मेरे पास US साइज़ का जो फ़ोटोग्राफ्स था वो मेरे पास उस टाइम पे था। तो मैंने इनको जब वो दिया, और जो है ना इत्तेफाक से उसने मुझे बोल दिया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो है ना साइज़ इसकी ठीक नहीं है। तो मेरे पॉकेट में पासपोर्ट साइज़ 2 जो है ना वो पुराने फ़ोटोज़ पड़े हुए थे, मैंने वो फिर उनको दिए, तो मेरा वहाँ पे काम चल गया। अगर आप फ्रांस के लिए जा रहे हो तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स है वो आपने 2 अपने साथ लाजमी कैरी करने लेके जाने, और वहाँ पे आपको वो देने पड़ेंगे। और फिर आज 10 जनवरी है, और आज मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करके वहाँ पे VFS में जो ना आ गया हूँ। तो अभी इसका तकरीबन कोई 14 डेज़ का जो ना प्रोसेसिंग टाइम होता है, 14 डेज़ के अंदर वो मुझे पासपोर्ट मेरा रिटर्न करेंगे। तो 14 डेज़ के बाद क्या सिचुएशन बनती है, इंशाल्लाह एक अच्छी खुशखबरी लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ये भी जो मेरी वीडियो है ये भी इंशाल्लाह जब मेरा वीज़ा लग के वापस आ जाएगा तो उसके साथ जो मैं फिर दूसरी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि ये मुझे कैसे मिला, क्या क्या डिटेल्स थी उसकी, उसके साथ ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हैं? मैंने 10 जनवरी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे VFS ग्लोबल में, और तकरीबन 8 दिन के बाद 10 को दिए थे, और आज 17 जनवरी है, 17 जनवरी 2024। तो मैंने अभी जस्ट अपना ये पासपोर्ट VFS ग्लोबल से मैंने रिसीव किया है। अभी खोला नहीं है मैंने वहाँ से लेके मैं नीचे अभी आपके सामने खोलूँगा। मुझे नहीं पता इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, वीज़ा लगा है या नहीं लगा कोई पता नहीं है। अभी आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो देखेंगे क्या पोजीशन बनती है इसके अंदर। और ये मैंने 10 जनवरी को सबमिट किए थे अपने डॉक्यूमेंट VFS ग्लोबल में, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और क्या क्या जो ना आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं, अल्लाह करे मेरा रिजेक्ट ना हुआ हो। अभी इसको खोलता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है। ये मेरा पासपोर्ट, मैंने 2 पिक्चर्स ली थी इनको एप्लीकेशन के साथ, एक उसमें से वापस आई है, शायद दूसरी भी इधर ही हो, नहीं दूसरी नहीं है, सिर्फ एक ही पिक्चर वापस आई है। और कहाँ गया वीज़ा? वाह जी वाह, ये मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मेरा वीज़ा लगा हुआ है फ्रांस का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 45 डेज़ का जो ना मेरा वीज़ा लगा है। मैंने जो अपनी उधर डेट दी थी वो दी थी 26 फरवरी को दी थी मैंने। 26 फरवरी को मैं यहाँ से फ्लाई करूँगा, और 7 दिन के लिए मेरा प्लान मैंने शो किया था कि 7 दिन के लिए मैं विज़िट करूँगा फ्रांस को। तो उन्होंने मेरा जो ना 26 के बजाय 24 फरवरी से स्टार्ट किया है, और 9 अप्रैल तक 9 अप्रैल 2024 मीन्स के 9 अप्रैल 10 अप्रैल को रमज़ान की ईद होगी। तो 10 अप्रैल एक दिन पहले ये मेरा वीज़ा 45 डेज़ के लिए तक वैलिड है। इस 45 डेज़ से, और ये मल्टीपल वीज़ा मिला है मुझे। अभी जस्ट मैंने VFS के बाहर निकल के मैंने आपके सामने ये खोला हुआ है। इसके लिए जो ना आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो तो पता ही है सारे लोग जो ना किस तरह से करते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाना मेरे ख्याल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप लोगों ने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर वो आपके पास चीज़ें हैं ना तो आपको वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा। सबसे पहले ये बात आती है तो आपका जो इकामा है, मोस्टली ऐसा होता है कि आपके इकामे पे जो आपका प्रोफेशन लिखा हुआ है वो कुछ अलग होता है, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे होते हो, बेशक वो कंपनी में ही हो, रेंटल ना हो, प्रॉपर आपकी सैलरी आ रही हो अकाउंट में, और जो ना आपके इकामे में ये शो हो रहा हो कि आप जो ना जनरल लेबर के तौर पे काम कर रहे हो, और आपका जो सैलरी लेटर है जो चैम्बर हुआ होता है उसके अंदर आपका डेजिग्नेशन जो लिखा होता है एज ए सुपरवाइजर आप काम कर रहे हो। कहने का मतलब ये कि जो आपका इकामे के साथ जो प्रोफेशन है और जो आपका सैलरी लेटर जो आप दे रहे हो चैम्बर हुआ वाला, तो उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स वो मैच नहीं हो रहे होते।
ठीक है ना। जब वो मैच नहीं हो रहे होते हैं तो वो वीज़ा ऑफिसर को डाउट में डाल देता है। इस वजह से बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट होते हैं। कई दोस्तों के जो मेरे साथ थे अभी जो ना, वो तो उनको 3 दिन के बाद जो ना उनको आ गया था कि भाई आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप आके ले लो। तो रिजेक्ट भी बहुत हो रहे हैं, उनका भी यही था। आपको ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो हो, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हो। कम से कम आप अगर सऊदी अरब में भी रह रहे हो तो कम से कम आप बहरीन, कतर, दुबई, ये 3 कंट्री तो आप देख लो। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे आपका 100% वीज़ा रिजेक्ट होगा। बहुत सारे हो रहे हैं। अगर किसी को मिला है तो वो उसका गुड लक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे जो ना अप्लाई करो। उसके बाद आपकी आती है सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है ना, वो मेंशन होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप बता रहे हो वो सैलरी डिपॉजिट, पेरोल डिपॉजिट, इस तरह से उसके अंदर डिटेल लिखी होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट में। और दूसरा है कि जहाँ तक बैलेंस की बात आती है तो एक बंदे के 20 से 25 हज़ार के बीच में था, सऊदी रियाल थे, उसका भी वीज़ा लगा है। उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री थी और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे, उसका इकामा ठीक था, उसके पास ट्रैवल इंश्योरेंस थी, उसके पास जो है ना सैलरी लेटर था, सारा ठीक था और सारी चीज़ें मैच हो रही थी, तो उसका वीज़ा लगा है। मेरे केस में मैं जो था तो मेरा वो अच्छा खासा बैलेंस था, 50 से ऊपर ही था मेरा, 50,000 थे। तो जो ना एक तो वो प्लस पॉइंट थी, दूसरी मेरी जो ना अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनी हुई है। और दूसरा ये कि बस आप इन चीज़ों का 3 चीज़ों का ख्याल रखो। इकामा आपका, सैलरी लेटर में जो डेटा आप दे रहे हो वो मैच हो रहा हो, और आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ें जो ना आपके इकामा और सैलरी लेटर, इसमें आपका जो डेजिग्नेशन है वो मैच हो रहा हो। जो आप सैलरी बता रहे हो सैलरी लेटर में जो चेंबर हुआ है, वही अमाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट में, आपके मंथली जो आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है वही अमाउंट उधर शो होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही तो ज़्यादा ही हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो ना जो एग्रीमेंट होता है, जो आपका चेंबर लेटर होता है, उसके अंदर सैलरी आपको लेट सपोज 5,000 सऊदी रियाल की होती है, और बाकी जो आपके अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो मिला के जो ना तकरीबन 7,000 बनते हैं। और जब आपकी सैलरी आ रही होती है तो 7 से प्लस ऊपर आ रही होती है। तो ये भी कोई अच्छी बात है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। आप जो बता रहे हो उससे आपके ज़्यादा ही पैसे आपके एज ए सैलरी आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उसी कंपनी से आ रहे हैं, तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा। लेकिन उसे कम ना हो, जो आप बता रहे हो उस अमाउंट से, पर्टिकुलर अमाउंट से वो सैलरी आपके अकाउंट में कम नहीं आनी चाहिए। एक ये हो गया। और दूसरा ये कि जो आपका बैंक बैलेंस है ना, वो 20 से 25 के बीच में मिनिमम आपका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह ये पॉजिटिव रिजल्ट जो मुझे मिला है आप लोग भी ले सकते हो। इसके लिए अगर कोई आपको और मालूमात चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पाकिस्तान वाला मैं इधर दे दूँगा, आप उस पर रब्ता करें। बहुत से लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं और मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, तो एनी टाइम आप मुझे ये करें। और प्लीज़ जब मैसेज करते हो ना तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, क्योंकि ये मेरा कोई प्रोफेशनली काम नहीं है। क्योंकि मैं अपनी जो ना ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद जब मैं अपने रूम पे आता हूँ तो उसके बाद ही मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और ये मोबाइल मेरे साथ नहीं होता, मेरा रूम पे पड़ा रहता है, जिस पे आप लोग मैसेज करोगे मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।